हेलो एवरीवन, दिस इज अपराजिता फ्रॉम evidyarthi.in। उम्मीद है आप सब अच्छा कर रहे हो, सब बिल्कुल स्वस्थ एंड फिट फाइन हो। तो भाई जैसे कि आप जानते ही हो, हम लोग पार्ट अपना कर रहे थे, आगे बढ़ा रहे थे पार्ट को। पार्ट नंबर 4 कर रहे थे दोस्तों हम लोग, मुगल साम्राज्य आपकी इतिहास की किताब से। ठीक है, तो भाई ये वाला पार्ट के हमने बहुत सारे विषय कर लिए हैं। अगर आपने नहीं देखा है जाके जल्दी से देख लेना, बस परिचय मत छोड़ना। परिचय में मैंने अच्छे से बताया कि पार्ट किस चीज पर आधारित है। ठीक है, तो भाई आपके सामने विषय है मनसबदार और जागीरदार। ठीक है, तो जैसे कि आप जानते ही है कि मुगल साम्राज्य कितना ज्यादा विशाल था, कितना ताकतवर था। इसके आगे बहुत कम लोग ही टिक पाते थे। तो भाई मुगल साम्राज्य की जो रीढ़ की हड्डी थी वो तो हम जानते हैं, किसान थे, उसी से तो सबसे ज्यादा कर आता था, है ना। तो भाई वो कर वसूली कौन करते थे? कुछ तो ऐसे क्या कहते हैं उस अंग्रेजी में, एजेंट बिठा रखे हैं। सबने बिठा रखे हैं ना, हमारे आप देखिए लोकतंत्र में, राजनीति के अंदर हर जगह एक ना एक पद नियुक्त कर रखा है। तो वैसे ही ये भी कुछ पदों के नाम है, मनसबदार और जागीरदार। ठीक है, वह इसके बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे। सबसे पहले तो जानते हैं मनसबदार कौन होते थे। मनसबदार होते थे नौकरशाह, यानी कि होता नहीं है एक राजा के नीचे रहने वाले लोग। ठीक है, नौकर नौकर मतलब बुरे उस तरीके से नहीं कह रही हूं मैं कि नौकर था, गुलाम था, ये पहरेदारी करता था। आप कह सकते हैं कि अधीन काम करने वाला राजा के नौकरी कहलाता है ना। तो भाई मनसबदार एक तरीके से, जैसे आज के वक्त पे हम सरकारी नौकरी के लिए कैसे करके मतलब सपना सजा के रखते हैं कि आगे जाके सरकारी नौकरी करेंगे। ठीक है, तो वैसे ही ये लोग भी सरकारी नौकरी वाले ही थे। आप इनको ऐसे समझ सकते हैं कि मनसबदार एक सरकारी पद था। ठीक है, दरबार के अंदर मुगलों की। जैसे जैसे साम्राज्य प्रभावित हुआ, मुगलों ने विविध धर्मों वाले कई विविध लोगों को भर्ती किया। विविध लोगों की भर्ती किसके बारे में बात हो रही है यहाँ पे? देखिए पहले क्या था ना, पहले मुगल साम्राज्य में सिर्फ तुर्रानी रहते थे, तुर्की से आए हुए। आप लोगों को लगता होगा कि मुगल जो है ये लोग भारतीय थे, ये भारत से नहीं आए थे, ये सुन्नी मुसलमान थे, सुन्नी शिया थे, लेकिन ये भारत के नहीं थे, ये तुर्क से थे। इसलिए इनको तुर्रानी ज्यादा सही लगते थे कि अपने राज्य में तुर्रानियों को काम करवाए। लेकिन उसके बाद इन्होंने अलग अलग धर्म वाले लोगों को भी लेना शुरू कर दिया, अलग अलग जात वाले लोगों को, क्योंकि इनका साम्राज्य बड़ा होता जा रहा था। तो उसमें भी विविध धर्म के लोग आ रहे थे। तो उनको ऐसा थोड़ी ना कि तुर्रानी बुलाओ दूर दूर से, उनको तो काम चलाना ही पड़ेगा विविध धर्म के लोगों के साथ। ठीक है, तो भाई विविध धर्म के लोगों में कौन कौन आ जाते हैं? भाई मराठा आ जाते हैं, राजपूत आ जाते हैं, ठीक है, और आपके ईरानी आ जाते हैं, अफगानी आ जाते हैं। इन सब लोगों को इन्होंने काम पे रखना शुरू कर दिया था भाई। ठीक है, तो तुर्की के रईसों ने अफगान, राजपूत, मराठा आदि को शामिल करने के लिए उनका विस्तार किया था। ठीक है, मुगल सेवा में शामिल होने वालों को मनसबदार कहा जाता था। मनसब अर्थ पद। ठीक है, मनसब का मतलब पद होता है। तो एक हासिल करना, एक पद हासिल करना, वो भी सरकारी वाला पद दरबार में, वो जो पद हासिल करता है उसी को मनसबदार कहते हैं। हम आगे पढ़ेंगे भी कि मनसबदार करता क्या था दरबार के अंदर। ठीक है, तो विविध विषयों की बैठकों के लिए भी मुगल दरबार बिठाया जाता था। कुछ इस तरीके के होते नहीं, अगर आपने मैं जोध अकबर वाली मूवी से ले रही हूँ, ठीक है, मैंने बहुत बार देखी है और मैं ऐसे मूवीज देखना काफी पसंद भी करती हूँ, भाई आप भी पसंद करते होगे। तो उसके अंदर बताया था ना, घोषे खाना और चार मीनार और बेगमों का अलग अड्डा होता था, बातचीत करने के लिए, गुफ्तगू करने के लिए अलग अड्डा होता था, महफिलें बिठाई जाती थी। तो ऐसे ही करके दरबार बिठाए जाते थे और अलग अलग विविध धर्मों के बारे में, विविध चीजों के बारे में वार्तालाप करते थे ये लोग एक दूसरे से। बहुत से दिग्गज बैठते थे, जैसे मौलवी बैठा हुआ है, पंडित भी बैठे होते थे, बड़े बड़े आप कह सकते थे ज्ञानी बैठे होते थे, विधाता बैठे होते थे, और इन सब के साथ राजा क्या करता था? बातचीत करता था, वार्तालाप करता था। ठीक है, तो इसे ठीक करने के लिए मुगलों द्वारा ग्रेडिंग सिस्टम के रूप में इस्तेमाल किया गया। ठीक है, देखिए मनसब, ये जो मनसबदार होता है ना, इसका जितना ऊंचा पद होगा इसको उतनी ही ज्यादा तनख्वाह यानी कि वेतन मिलेगा और उतनी ही ज्यादा इसे इज्जत मिलेगी दरबार के अंदर। ठीक है, तो भाई मनसबदार के भी अलग अलग पद होते थे। मनसब जितना ज्यादा ऊपर रहेगा, जितना बढ़िया काम करेगा, उसको उतना ही ज्यादा इज्जत दिया जाएगा, यानी कि पैसा दिया जाएगा, उसकी तनख्वाह ज्यादा होगी, उसको ऊपर वेतन में होगा। ठीक है, ऊपर पद में होगा। तो क्या क्या होता था? वेतन और पद और सैन्य जिम्मेदारी। इसका जितना वेतन यानी कि जितनी तनख्वाह होगी उतना ज्यादा इसको क्या मिलेगा? इज्जत मिलेगी।
जितना ऊंचा पद होगा दरबार में उतनी इज्जत मिलेगी। और भाई इसके पास होती थी सैन्य जिम्मेदारी। सैन्य जिम्मेदारी किस तरीके की होती थी, अब यहाँ पे हम पता करेंगे कि मनसबदार का काम क्या होता था। जत, जत का मतलब होता है रैंक और वेतन। इन दोनों का मतलब दोस्तों जत होता है, ठीक है। जत या आप जात भी बोल सकते हो। वैसे आपकी किताब के अंदर जात लिखा हुआ है पर इसका सही उच्चारण जत होगा, ठीक है। अंग्रेजी भाषा की किताब में भी देखें तो उसमें भी जत ही लिखा हुआ है, लेकिन आप ये वाले को ले लेना, ठीक है भाई, कोई खतरा मत मोल लेना। तो वही रैंक और वेतन, मतलब जितना पद ऊपर होगा, जितनी तनख्वाह ऊपर होगी उसको उतनी इज्जत मिलेगी, इसी को जत कह देते हैं, ठीक है। आप बोलोगे तेरा जत कितना है, तो बोले जत, जत क्या होता है, वही जत का मतलब ही है तेरा पद और तनख्वाह कितना है, ठीक है। वही जत आ जाएगा, 1-2 नंबर में आ जाएगा परीक्षा में, वही लिख देना ऐसे करके, मैम नहीं तेरा जत कितना है, ऐसे करके नहीं, तो भाई अच्छे से लिख के आ जाना। बड़ा सरल सा मतलब है इसका, कुछ कुछ को दिक्कत हो जाती है लेकिन बहुत सरल मतलब है। जत का मतलब पद होता है और तनख्वाह होती है, ठीक है। तो जितना मतलब ये एक तरीके की प्रणाली चला दी थी जिसकी वजह से हर एक व्यक्ति को एक अलग तनख्वाह, एक अलग पद दिया जाए, जिससे पता चले कि सब, जैसे हम लोग जत बोले तो हर एक बंदा हमें बता दे कि तेरी तनख्वाह और कितना पद है उसका, ठीक है। तो ये जत प्रणाली शुरू करी थी। जितना अधिक होगा अदालत में पद उतना ही ऊंचा होगा, उसका जितना भी अधिक जत होगा, मतलब जितना अधिक उसकी तनख्वाह और उसका पद होगा उसको उतनी ही इज्जत मिलेगी दरबार में, अदालत में, कहीं पे भी, ठीक है। तो भाई रैंक के अनुसार वेतन, ठीक है, जितना उनका पद होता था उतनी उनको तनख्वाह मिलती थी। अगर आप रैंक देखेंगे तो बड़ी अलग अलग तरीके की रैंकें होती थी उनकी, ठीक है। कोई बहुत छोटी उस पे था, छोटे पद पे था, कोई उससे बड़े रहता था, कोई 40 लोगों को नियंत्रण करता था, कोई 20 को करता था, ऐसे करके पद दे रखा था। तो वैसे ही पूछते थे, अगर कभी राजा टहल रहा है तो राजा ने पूछ लिया आपका जत कितना है बताइए, तो वो बताएगा मैं इस रैंक पे हूं और मेरा तनख्वाह इतना है। तो जिससे भी पूछते थे वो ऐसे करके बताता था, ठीक है। तो मनसबदारों की सैन्य जिम्मेदारी घुड़सवार होती थी। देखिए मनसबदारों की सैन्य जिम्मेदारियां होती थी, सेना को संभालने वाली जिम्मेदारी होती थी। घुड़सवारों को उनका पंजीकरण करवाना होता था, घोड़ों की बेड़ियां मतलब ब्रांडिंग करानी होती थी, वेतन का भुगतान भी कराना होता था। देखिए जो भी नए घुड़सवार आ रहे हैं, नए घोड़ों को लेकर आ रहे हैं, उनकी नाल ठुकवाना, उनका पंजीकरण कराना कि हाँ ये आज घोड़ा ये आया है, अच्छा ये लेकर आया है, हर चीज को लिखना, सैन्य जिम्मेदारी ये सब होती थी उनके ऊपर सब। लेकिन याद रखना घुड़सवार जरूर लिखना, घुड़सवारों की सैन्य जिम्मेदारी उन पर ज्यादा होती थी। एक और उनका काम होता था, वो भी हम अभी करते हैं, पढ़ते हैं। मनसबदारों को उनका वेतन जागीर नामक राजस्व कार्य के रूप में प्राप्त होता था, स्वयं देश के अन्य भागों में सेवा करते थे। इसका क्या मतलब हुआ दोस्तों बताती हूँ। जैसे कि हमने शायद पिछले वाले विषय में इक्तादार और इक्ता के बारे में पढ़ा था ना। इक्तादार, उसमें क्या था कि एक सैन्य कमांडर होता था। सैन्य कमांडर को ले आते थे राजा के सामने और बोलते थे अब से तुम एक प्रांत संभालोगे या फिर अब से तुम एक शहर संभालोगे। वो सेना कमांडर से बन जाता था इक्तादार, यानी कि एक प्रांत संभालने वाला व्यक्ति, यानी कि एक जमीन संभालने वाला व्यक्ति, ठीक है। इक्ता में बोलूं, इक्ता को जमीन बोला जाता है, यानी कि जो भूमि पे उसको नियंत्रण दे रहे हैं वो जमीन को इक्ता बोलते हैं, और उस संभालने वाले को इक्तादार बोलते हैं। हमने पढ़ा था ना उसके अंदर। तो क्या था, उसको क्या काम दिया जाता था, उसको बोलता था न्यायपालिका संभालो, लोगों को संभालो, किसी भी तरीके की जिम्मेदारी हो वो आपको संभालनी है। और बोलते थे कि आपको कर वसूली करनी है, कर यानी कि राजस्व वसूली करनी है। जो भी खेती बाड़ी तुम्हारी भूमि पर हो रही है उसमें से जो कर निकल रहा है तुम वो लाकर अपने सेना, जो उसके पास तो सेना भी रहती थी ना, उसके पास वफादार रहते थे, उसके बहुत सारे उसके लोग रहते थे, तो वो जो भी कर वसूली करता था, खेती वेती से कर वसूली करता था, तो उस खेती से कर वसूली करने के बाद समझ लीजिए, देखिए वो उतना ही ले सकता था जितना राजा ने बोला है। समझ लीजिए एक खेत से उसको 15% लेना है, मतलब आप ले लीजिए 1000 रुपए लेने हैं, ठीक है, एक खेत से उसे 1000 रुपए लेने हैं, तो उसकी तनख्वाह समझ लीजिए 30 रुपए होगी, उसकी तनख्वाह 30 रुपए होगी और 5 रुपए तनख्वाह बाकी सैनिकों की होगी। तो वो उतना ही तनख्वाह और 5 रुपए उनको देके बाकी सब वापस करेगा, ऐसा होता था, ठीक है।
ज्यादा नहीं ले सकता था, और इसके लिए अलग से भाई क्या कहते हैं लोगों को भी बिठाया गया था कि वो ज्यादा तो नहीं मांग रहा। मुगल राजाओं ने लोगों को भी बिठा रखा था उसके भूमि पे, जाके देखो वो ज्यादा तो नहीं ले रहा, या फिर वो लोगों से ज्यादा तो नहीं ले रहा, जितना कर बोला उतना ही ले रहा है ना। तो ऐसे करके भी था ना। तो भाई इनका भी ऐसे होता था, इनको भी इक्तादारों जैसी ही राजस्व वसूली करनी होती थी। लेकिन एक इनमें एक अलग चीज है कि वो इक्तादार, जिसको मुक्ति भी बोला जाता है, वो अपनी भूमि पे ही रहता था, वो वहीं पे न्याय संभालता था, वो वहीं पे शासन करता था, वो वहीं पे भूमि पे ही रहता था, वहीं पे अपना घर था उसका, वहीं पे उसका ऑफिस था। ठीक है भाई। तो भाई यहाँ पे जो मनसबदार है, मनसबदार को जहां पे भूमि दे दी जाती थी वो भूमि पे कब्जा जमा के भूमि के ऊपर नहीं रहता था। बस ऐसे होता था, मैं आया, मैंने राजस्व लिया और मैं चला गया, ऐसे होता था। ठीक है। कैसे हमारे घर में आते हैं सारे मेहमान, आते हैं, खाते हैं, पीते हैं, चले जाते हैं ना, वो हमारे घर में कब्जा करके तो नहीं बैठ जाते, घर तो हमारा ही रहता है। तो वैसे ही ये करते थे, कभी कभार ये इक्तादारों की भूमि पे, या फिर कभी कभार इनको अलग से भूमि दे भी जाती थी, भूमि पे जाते थे, राजस्व लेकर चले आते थे। इनका 2 कार्य होता था दोस्तों, फिर से सुनिए। घुड़सवारों का पंजीकरण, ब्रांडिंग करना, और हर तरीके का जो भी सैन्य अभियान में जो भी चीजें होती है, घुड़सवार वगैरह, इन सब का चीजें देखना। दूसरा होता था इनका राजस्व वसूल करना। इनकी अपनी भूमि से नहीं, भूमि इनको दे दी जाती थी, लेकिन उस भूमि पे ये रहते नहीं थे, उसमें न्याय संभालना, पानी की टंकी किसकी खत्म हो गई, ये सब नहीं देखते थे, बस इनको राजस्व वसूल करना होता था। ठीक है। कभी कभार तो ऐसा भी होता था कि ये लोग वसूल नहीं कर पाते थे, ये लोग अपने लोगों को भेज देते थे कि मैं युद्ध पे जा रहा हूँ। कभी कभार इनको युद्ध पे भी जाना पड़ जाता था, और ये बोलते थे मैं युद्ध पे जा रहा हूँ, तुम मेरी जगह राजस्व वसूल कर लेना। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इन्हीं को राजस्व वसूल करना है, इनको उस भूमि पे रहना ही रहना है, ऐसे करके कोई प्रणाली नहीं बनी थी, बस इन्हें राजस्व वसूल करना होता था, ऐसे करके एक इनको काम दिया जाता था। ठीक है। तो किसानों की बस्तियों वाली भूमि, देखिए यहाँ पे बताया गया कि जहां पे सबसे ज्यादा खेती बाड़ी होती है ना, इनको वो भूमि दे दी जाती थी, वहां से वो राजस्व लेते थे किसानों से, वो आ जाते थे। ठीक है। वो वहां पे रहते नहीं थे, न्यायपालिका नहीं संभालते थे जैसे मुक्ति या इक्तादार संभालता है। जागीर को सार्वजनिक पूर्व मूल्यांकन किया जाता था, ताकि उनका राजस्व लगभग मनसबदार के वेतन के बराबर हो। यहाँ पे क्या बताया, जैसे इक्तादार जैसे जो सेना कमांडर होता था उसको भूमि दी जाती थी, वो वाले की बात कर रही हूँ। जैसे इक्तादार को एक भूमि दी जाती थी और उसको बोला जाता था कि तुम्हारी तो तनख्वाह है वो तुम्हारी भूमि में से ही आएगी, जितना राजस्व वसूल करोगे उसमें से अपना काट के, सैनिकों का काट के बाकी राजकोष में पहुंचा देना। तो भाई इनको भी कुछ इसी तरीके से करना पड़ता था, इनको भी अपनी तनख्वाह खुद जुटानी पड़ती थी, जो भूमि इनको दी जाती थी राजस्व लेने के लिए। देखिए मैं बार बार इसलिए बता रही, भूल मत जाना, इक्तादार को बहुत सारे काम होते थे उसकी भूमि पे, पूरा भूमि में जो भी हो रहा है, एक चींटी को मारने से लेकर एक सुई तक बनाने तक सब कुछ वही संभालता था अपने क्षेत्र में। लेकिन मनसबदार सिर्फ और सिर्फ राजस्व वसूल करता था अपनी भूमि पे। ठीक है। जिससे उसकी तनख्वाह निकल आए। तो ये मनसबदार क्या करता था, मनसबदार को उतनी ही बड़ी भूमि दी जाती थी जितने में वो राजस्व अपना पूरा मतलब तनख्वाह ले पाए। ठीक है। यहाँ पे देखिए एक उदाहरण लेते हैं, उसको भूमि दी गई, यहाँ पे 4 तरीके की खेती होती है। ठीक है। ये समझ लीजिए चावल की है, गेहूं की है, बाजरा की है, ज्वार की खेती होती है। उसको इतना बड़ा समझ लीजिए 10 एकड़ की जमीन दी गई है। ठीक है। और उसकी तनख्वाह 30 रुपए है। ठीक है। उसकी तनख्वाह 30 रुपए है। इसमें से समझ लीजिए इसमें से 10 रुपए आ गया, इसमें से 10 रुपए आ गया, इसमें से 10 आ गया और इसमें से 10 आ गया। उसकी कितनी थी, उसकी 30 रुपए थी, निकल गई उसकी तनख्वाह निकल गई उसकी। ये देखिए तनख्वाह निकल गई। लेकिन वहीं पे यहाँ पे बस उसको इतना 5 एकड़ की जमीन दी जाती तो यहां से उसको बस 20 रुपए निकल पाता ना, उसका 10 रुपए तो रह जाता, उसका 10 रुपए नुकसान चला जाता। तो उसको इसी हिसाब से जमीन दी जाती थी जिससे वो बराबर अपना तनख्वाह निकाल पाए अच्छे से, उसका नुकसान ना हो। ठीक है। जो वास्तविक राजस्व एकत्रित किया जाता था वह अक्सर दी गई राशि से कम होता था।
अब यहाँ पे एक चीज बहुत बुरी बात है भाई, वो ये कि ये चीज कभी होती नहीं थी, ये वाली चीज होती थी बेचारों के साथ। मतलब उनकी तनख्वाह 30 रुपए होती थी और उनको 20 रुपए वाला जमीन दे दी जाती थी, जिसमें से सिर्फ 20 रुपए ही निकल पाए। ऐसे करके कभी कभार होता था और बेचारों का पूरा राशि वो नहीं ले पाते थे तनख्वाह। ठीक है, तो भाई क्या हुआ था, एक चीज और भाई आ गई थी, मनसबदारों की संख्या में भी भारी वृद्धि हो गई थी। इतनी जमीन थी नहीं, लेकिन जमीन मनसबदारों को बढ़ाए जा रहे थे ये लोग। भाई जमीन होगी वो तभी तो अपनी तनख्वाह निकाल पाएगा ना, अगर जमीन ही नहीं होगी तो वो तनख्वाह कहाँ से निकालेगा, राजस्व कहाँ से वसूल करेगा। जमीन देते थे तभी तो वहां से राजस्व लेता था ना। अब क्या हो रहा था भाई, मनसबदार तो बढ़ते जा रहे थे, मनसबदार 30, 40, 50, 6,000 तक चले गए, लेकिन जमीन ही नहीं थी, जमीन 40 की 40 ही है। ठीक है, तो ऐसा हो रहा था, पता नहीं क्यों ये लोग इतने सारे मनसबदारों को लेके आ रहे थे। तो उन्हें जागीर मिलने से पहले एक लंबा इंतजार करना पड़ता था। भाई उनको जागीर मिल नहीं रही होती थी, जागीर यानी कि जमीन, उनको जमीन मिल नहीं रही होती थी और वो बेचारे इंतजार ही करते रहते थे कि कब राजस्व मैं वसूल करूं और कब उसमें से मैं अपनी तनख्वाह काटूं। ठीक है, तो ऐसा भी होता था भाई। इससे जागीरों की कमी पैदा हो जाती थी, बहुत जागीर कम हो गए थे। अगर मनसबदार 600 हो गए थे तो जागीर 40 रह गए थे। 40 मनसबदारों को तो उनकी जमीन मिल जाएगी, उससे वो अच्छे से निकाल भी लेंगे अपनी तनख्वाह, लेकिन बाकियों का क्या होगा, है ना। बाकी 560 मनसबदारों को क्या होता। ठीक है, तो मनसबदार अपनी जागीरों से राजस्व निकालने के लिए पूरी कोशिश करते थे। अब जिन 40 मनसबदारों को उनकी जमीन मिलती थी, वो कोशिश करते थे भाई अच्छे से राजस्व निकालूं, अच्छे से अपनी तनख्वाह निकालूं, ऐसे तैसे करके तनख्वाह निकालूं, निचोड़ के खेती के अंदर निचोड़ किसानों को निचोड़ के अपनी तनख्वाह निकालूं, 1-2 महीने के लिए सेट कर दूं खुद को, ऐसे करके वो करते थे। मतलब जिनको मिल रही थी वो अच्छे से निकालने की कोशिश जरूर करते थे। ठीक है, तो औरंगजेब पिछले वर्षों की लगाम पर नियंत्रण करने में असमर्थ रहा। औरंगजेब ये नहीं संभाल पाया, मनसबदार ज्यादा है, जमीनें कम है, वो कुछ भी नहीं कर पाया, इसका समाधान अच्छे से नहीं निकाल पाया और इसलिए किसानों को बुरी तरह से नुकसान उठाना पड़ा। देखिए किसानों की तो हर जगह ही बहुत ज्यादा गत खराब होती है, बेचारों को सबसे ज्यादा उन्हीं को झेलना पड़ता है। वहां पे क्या हुआ, जितने भी मनसबदारों को जागीर यानी कि जमीन दी गई थी, उन किसानों से वो एकदम अच्छे से निचोड़ रहे थे उन्हें। किसान कभी उनकी फसल अच्छी नहीं हो रही है, कभी पूरी बाढ़ में बह जा रही है, बहुत चीजें होती थी, तो उन्हें बहुत नुकसान उठाना पड़ता था। और औरंगजेब ने कभी खेती बाड़ी में इतना ध्यान दिया ही नहीं, उनको कभी मदद तक नहीं करी कि तुम्हें सिंचाई के लिए ये चाहिए, खेत में पानी डालने के लिए ये चाहिए, तो कभी मदद ही नहीं करी। तो उनका नुकसान काफी हो जाता था हर वक्त पे देखा जाए तो भाई यहां तक हमारा पूरा विषय रहा। हमने पढ़ लिया भाई मनसबदार के ऊपर भी और जागीरदार के ऊपर। जागीर यानी कि जमीन, ठीक है, मनसबदार की जमीन। तो मनसबदार के ऊपर पूरा एक विषय ही था इसके अंदर। तो आप सोच सकते हैं मनसबदार के ऊपर मैंने इतने अच्छे से समझाया है, बहुत ज्यादा लंबे तरीके से एक चीज को बार बार बोल के समझाया, क्योंकि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है ये, जरूर आता है ये परीक्षा के अंदर। मनसबदार के ऊपर लिखिए भाई और लिख डालिएगा, क्योंकि हमने अच्छे से पढ़ा दिया है आपको, एकदम टेंशन व घबराइएगा नहीं। ठीक है भाई, तो इसके बाद वाला जो विषय आएगा वो आप जानते हैं, जब्त और जमींदार आएगा, इसको भी पढ़ेंगे अच्छे से। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी पॉजिटिव एंड ओके भाई, अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर एंड बाय बाय।